वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम अपने ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स 2021 सीरीज में आज क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर के हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लोकेशन और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए और इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। और यदि आपने हमारे पहले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा, जिससे आगे आप आराम से इजीली ये चैप्टर अंडरस्टैंड कर सके। तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस चैप्टर को समझने के लिए उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज हम जूट टेक्सटाइल से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया रॉ जूट और जूट बूट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन जो एक्सपोर्टर का नंबर आता है तो उसमें ये बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पर है। यहाँ पे अबाउट 80 जूट मिल्स है। 2010 और 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में 80 जूट मिल्स हैं। ज्यादातर ये वेस्ट बंगाल में है और हुगली रिवर के बैंक पर है ज्यादातर ये जूट मिल्स। फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता in 1859 at Reshra. After partition in 1947, 3/4 of the jute producing area went into the Bangladesh. जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था उसमें चला गया। जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था 3/4 वहां चला गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप मेरे साथ साथ अपनी बुक ले लीजिएगा और पेंसिल और नोटबुक ले लीजिएगा। जैसे कि हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं उनको अब आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, जिससे जब आप फिर इस चैप्टर को पढ़ेंगे या रिवाइज करना चाहेंगे जब भी, तो आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे और आप उसको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन। क्या फैक्टर्स है, क्यों हुगली बेसिन में ही ज्यादातर जूट मिल्स बनती हैं, वहां पर ही क्यों जूट मिल्स हैं वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के किनारे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। क्योंकि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वहीं पर है तो वो आसान रहता है रॉ मटेरियल मिलना, ट्रांसपोर्ट भी कम लगता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, और हुगली रिवर के साइड में वाटर ट्रांसपोर्ट में आसानी रहती है क्योंकि वहां रिवर है, बे ऑफ बंगाल है, तो फिर वहां पर जो है इनएक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता वाटर ट्रांसपोर्ट, आसानी से इधर से उधर आप गुड्स को भेज सकते हैं। और गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवेज का भी गुड नेटवर्क है क्योंकि कोलकाता पास में है, रोडवेज का भी और वाटरवेज का भी, तीनों नेटवर्क वहां कोलकाता पास में होने की वजह से तीनों नेटवर्क आपको मिल जाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव नहीं होता और बहुत इजीली हो जाता है। और इसमें एक चीज और है कि वाटर जो है वो रॉ जूट के लिए बहुत चाहिए होता है। रॉ जूट को की क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो वो भी वहां पर मिल जाता है। और वेस्ट बंगाल और जो उसके पास के स्टेट्स है जैसे बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, वहां से लेबर भी चीप मिल जाती है। चीप लेबर मिलने से, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, चीप लेबर मिलने से लेबर की कॉस्ट भी कम आ जाती है। और कोलकाता जो है वो लार्ज अर्बन सेंटर है, बिल्कुल पास में है, तो वहां पे बैंकिंग और जो भी और सुविधाएं चाहिए होती हैं वो कोलकाता की वजह से एक सिटी की सारी फैसिलिटीज वहां पर मिल जाती हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी सब वहां पर अवेलेबल है। जूट इंडस्ट्रीज में बहुत से वर्कर्स काम करते हैं, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जूट इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या इस इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स आती हैं इस इंडस्ट्रीज में, वो है स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। जो कॉटन में भी हमने पढ़ा था कि कॉटन इंडस्ट्री को भी सिंथेटिक फाइबर से जो है बहुत टफ कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में करना पड़ता है, क्योंकि सिंथेटिक जो है वो फाइबर वो सस्ता होता है और वो उसकी मेंटेनेंस कम होती है, वो ज्यादा समय तक चलता है, ड्यूरेबल होता है। तो ये कंपटीशन जूट को भी जो है वो फेस करना पड़ता है। और कंपटीटर्स इंडिया के हैंगे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। ये जो है इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के कंपटीटर हैं जूट इंडस्ट्री में। ये सारे नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक तो चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री, ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपके क्वेश्चन। तो इसमें आपको पॉइंट वाइज थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में होने की वजह से वो चैलेंजेस को है। और कंपटीटर्स हैं हमारे जैसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ये जो है हमारे इंटरनेशनल मार्केट में ये कंट्रीज हमारे कंपटीटर हैं। और इंटरनेशनल डिमांड जो है वो अब हमें इसलिए जूट इंडस्ट्री अच्छी तरीके से चल पा रही है
क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड जो है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो गई है कि जूट की पैकेजिंग इस्तेमाल करनी है उसकी जगह, प्लास्टिक की जगह, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक हार्मफुल है। तो जूट पैकेजिंग के को मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट पॉलिसी ने, इसलिए जूट इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला है। और इसके लिए क्या हुआ है, बूस्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री को नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई है। 2005 में इंडिया में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई है। तो ये आपको ईयर 2005 नेशनल जूट पॉलिसी ये भी लर्न रखना है जरूर। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है, वन सेंटेंस वन लाइन वाले आंसर में भी आ सकता है। तो इसका क्या काम है नेशनल जूट पॉलिसी का, ये भी आपको जरूर दिमाग में रखना है, क्योंकि इस पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग क्वालिटी, एंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, कि इसकी जो उपज है वो ज्यादा से ज्यादा हो, जूट फार्मर्स को अच्छे रेट मिल सके, अच्छी क्वालिटी मेंटेन रहे, ये सारी चीजें जूट इंडस्ट्री के लिए जो फायदेमंद हो, उसके लिए ये नेशनल जूट पॉलिसी का बनाया गया था। अब ये बात है कि कहाँ कहाँ इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की जूट जो है वो एक्सपोर्ट की जा सकती है। वो मार्केट है यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जो मार्केट हैं इसमें इंडिया के जो है जूट सप्लाई होती है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की वजह से, बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से इसकी अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इसको हमें गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की। नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आती है शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री में इंडिया सेकंड नंबर पर है शुगर के प्रोडक्शन में, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, लेकिन इसका फर्स्ट प्लेस है गुड़ और खांडसारी के प्रोडक्शन में, इंडिया का फर्स्ट प्लेस है। और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो शुगर केन होता है। शुगर बनाने के लिए वो बहुत बल्की होता है, और उसको जो है ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा समय लगा देते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें जो सुक्रोज होता है उसकी जो है वो कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और सुक्रोज जो है उसी की वजह से वो शुगर बनती है, मीठी होती है। तो इसलिए ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज बनाई जाती है कौन की जहां पे हमें रॉ मटेरियल मींस शुगर केन पास में ही अवेलेबल हो जाए, और ट्रांसपोर्टेशन में हमारे ज्यादा टाइम नहीं लगे, जिससे सुक्रोज की क्वालिटी भी बेटर रहे और हमारा खर्च भी, एक्सपेंसेस भी कम आए। तो ये आइडियल लोकेशन होती है शुगर इंडस्ट्रीज के लिए। अब कहां पर ज्यादा शुगर मिल्स हैं इंडिया में, तो वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। आप मेरे साथ साथ इनको जो है अंडरलाइन करिएगा, और ये जो स्टेट्स के नेम है इनको आपको लर्न कर लेना है कि कहां कहां पर ज्यादा शुगर मिल पाई जाती है, और शुगर मिल वहीं पे पास में क्यों होनी चाहिए जहां पे शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि उसमें सुक्रोज जो कंटेंट है वो ज्यादा टाइम लगाने पर उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, जिससे कि हमें ज्यादा रॉ मटेरियल में कम शुगर मिल पाती है, और ट्रांसपोर्टेशन में हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा आ जाते हैं। और एक पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि वर्ल्ड में इंडिया का शुगर प्रोडक्शन में सेकंड प्लेस है और गुड़ और खांडसारी में फर्स्ट प्लेस है। तो ये कुछ पॉइंट आपको लर्न करते रहना चाहिए साथ साथ, और अंडरलाइन करते रहना चाहिए, जिससे रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे शुगर मिल्स पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन 60% मिल्स कहां पर है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब एक चीज, एक क्वेश्चन बहुत जो इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर्स में काफी आया है, वो ये है कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्यों ज्यादा अच्छी रहती है, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो सूट क्यों करता है इसको, शुगर इंडस्ट्री को। तो इसकी में आपके 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये शुगर इंडस्ट्री जो है वो सीजनल है नेचर में, क्योंकि ये पूरे जो है पूरे ईयर शुगर हमें शुगर केन नहीं मिलता, और पूरे टाइम गर्मियों में क्रशिंग भी नहीं की जा सकती, इसलिए जो है ये सीजनल है। तो सीजनल होने में क्या बात है कि अगर आपका अपने 6 मंथ इसमें वर्क किया तो फिर 6 मंथ आप खाली बैठे रहेंगे। तो इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर में जहां पे कि इसे प्रोड्यूस करने वाले और जो है जो इसमें एंगेज हैं वही इस शुगर मिल को चलाते भी हैं, तो उसमें ये बेनिफिट रहता है कि वो पूरे ईयर, सेकंड पॉइंट आप ये दे सकते हैं कि वो पूरे ईयर फार्मर्स जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं, और उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है तो वो शुगर मिल में ले जाके उसको जो है क्रश करके शुगर प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इससे वो पूरे ईयर एंगेज रहते हैं, वो कभी भी खाली नहीं रहते। फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट है
और इसी वही जब फार्मर्स ही जब शुगर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो इस तरीके से उनके लिए भी ये लाभ रहता है कि वो पूरे ईयर एंगेज रहते हैं। थर्ड क्या है, जो प्रॉफिट और जो लॉस होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करने वाले मीन्स फार्मर्स को ही होते हैं। वो लॉस होगा तो भी उनका होगा जो क्योंकि उन्होंने वो उसको वर्क कर रहे हैं, और अगर बेनिफिट्स होंगे प्रॉफिट्स होंगे तो भी वो उनके होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आप इसमें दे सकते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों बेस्ट सूट करता है शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये आ रहा है कि इन रिसेंट ईयर्स में ये टेंडेंसी हो रही है कि शुगर इंडस्ट्रीज को सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में हम शिफ्ट करें, जैसे कि महाराष्ट्र है। स्पेशली महाराष्ट्र में ये हो रहा है क्योंकि वहां पे एक तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो बहुत ही जो है सक्सेसफुल है। दूसरे ये है कि वहाँ कूलर क्लाइमेट होने की वजह से लॉन्गर क्रशिंग सीजन हो जाता है। यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्मी एकदम जल्दी आ जाती है, काफी गर्मी हो जाती है, तो उस समय शुगर केन की क्रशिंग में प्रॉब्लम आती है गर्मी ज्यादा होने से। और जो यहाँ महाराष्ट्र में जो शुगर केन होता है प्रोड्यूस, उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा अच्छी शुगर बनाई जा सकती है वहां पे। अब शुगर इंडस्ट्रीज में क्या मेजर चैलेंजेस हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स इस इंडस्ट्री के सामने आती हैं। एक तो सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री की सीजनल नेचर होती है, ये कुछ महीने ही केवल इंडस्ट्री चलती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसी समय पे लेबर होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट होना चाहिए जिससे शुगर केन को आप वहां तक लेके आ सकें। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के वो ओल्ड मेथड्स चल रहे हैं जिनसे कि क्रशिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाती और फास्ट प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और ट्रांसपोर्ट डिलेड, और जिससे कि शुगर केन जो है वो फैक्ट्री तक पहुंचने में बहुत टाइम ले लेता है, जिससे उसका सुक्रोज लेवल भी कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होनी चाहिए इसके लिए। और एक है मैक्सिमाइज यूज ऑफ बेगास, जो इसका वेस्ट निकलता है शुगर केन का, उसका जो है यूज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज होना चाहिए। वो वेस्ट को जो है रखना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस वेस्ट को, इसलिए उस वेस्ट का यूज होना चाहिए मैक्सिमाइज यूज। वो जो है ये चैलेंजेस शुगर केन इंडस्ट्रीज के सामने हैं, तो हमें इन चैलेंजेस को दूर करना है जिससे हमारी शुगर केन इंडस्ट्री जो है शुगर इंडस्ट्री वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, और अच्छे से हम शुगर को एक्सपोर्ट कर सके और इस इंडस्ट्री को बढ़ा सके, जो कि हमारी इकोनॉमी में ये ज्यादा से ज्यादा जो है हमें फॉरेन मनी मिल सके। तो हमने ये देखा कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो शुगर इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये सब में बहुत इंडिया जो है रॉ मटेरियल यहाँ पे बहुत होता है, लेकिन पुराने तरीकों और ट्रांसपोर्टेशन और कुछ और जो चैलेंजेस उनके सामने आते हैं उनके कारण ये इंडस्ट्री अभी और ग्रो करनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को इनसे बहुत अधिक बेनिफिट हो सके। अब आते हैं हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी की बेस होती हैं, इंडस्ट्रीज का बेस होती हैं। वो उन इंडस्ट्री में जो है यूज की जाती हैं जो इंडस्ट्रीज कुछ चीज प्रोडक्ट करती हैं, ये उनके लिए प्रोडक्ट करती हैं। तो अब हम आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें मिनरल और स्टील और मेटल इस टाइप के जो है रॉ मटेरियल यूज होते हैं, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Iron and steel industry is the basic industry because all the other industries, heavy, medium and light, depend on it for their machinery. क्योंकि हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए मशीनरी चाहिए होती है, और आयरन और स्टील इंडस्ट्री वो मशीनरी तैयार करती है जो कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए। Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction materials, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods. स्टील इन सारी चीजों के लिए जरूरी होता है, इसलिए यह बेसिक इंडस्ट्री है। अब किसी कंट्री के डेवलपमेंट को अगर देखा जाता है तो वहां ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ द स्टील कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके डेवलपमेंट को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो इसमें जो है ये एक हैवी इंडस्ट्री है और इसमें हैवी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है क्योंकि इसका रॉ मटेरियल ही बहुत हैवी है, तो हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें आती है। अब इसमें क्या क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्री में क्या हैवी मटेरियल चाहिए होते हैं, आयरन ओर, कोकिंग कोयल, लाइम स्टोन, ये इसमें 4:1 के रेशियो में चाहिए होते हैं करीब करीब, और सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। तो ये सारी चीजें इसमें रॉ मटेरियल के लिए यूज होती हैं और ये सारी चीजें हैवी होती हैं, तो इसलिए ये एक हैवी इंडस्ट्री है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बहुत आती है।
अब ये कहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए, आइडियल लोकेशन क्या है इनकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी हैवी है और जो मशीनरी प्रिपेयर होती है वो भी हैवी होती है, तो दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इंडिया की 4th रैंक है वर्ल्ड में क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में, 4th रैंक है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया किसका है, स्पॉन्ज आयरन का। 210 और 11 के अकॉर्डिंग पर कैपिटा कंजम्पशन स्टील का कंट्री में केवल 49 केजी पर एनम था, और जबकि वर्ल्ड का एवरेज क्या है 182 केजी। तो ये इंडिया का बहुत ही कम जो है कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन। किसी कंट्री का डेवलपमेंट इससे देखा जाता है कि स्टील का कंजम्पशन उसमें कितना है, क्योंकि स्टील ही सभी टाइप की इंडस्ट्रीज का बेस है। तो अगर वो ही हमारा कंजम्पशन कम होता है तो इसका मतलब उस देश में इंडस्ट्री कम है, और अगर इंडस्ट्री कम है तो वहां की इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन कम है। तो ऑब्वियसली जो है वो देश बहुत ज्यादा कंट्री डेवलप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी इकोनॉमी वीक होगी अगर इंडस्ट्रीज उसमें कम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे स्टील प्रोसेस होती है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टील को। तो ये इस चार्ट को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वैसे जरूरी नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी आ सकता है कि क्या प्रोसेस होता है स्टील मैन्युफैक्चर का। अब ये मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में। तो ये आपको कुछ मेन स्टील प्लांट्स हैं जो बहुत फेमस भी हैं, बहुत वेल नोन प्लांट्स के को इसमें दिखा रखा है मैप में, ये आपको जरूर मैप वर्क में करना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया। तो इसका आंसर ये है, फर्स्ट पॉइंट है हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। दूसरा है कि एफिशिएंसी लेबर की कम है। थर्ड है डिसरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 पॉइंट आपको इसमें जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लर्न करने हैं। व्हाई इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज सो लो इन इंडिया, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये 4 पॉइंट्स आप बार बार दोहराएं और ये आपको याद रहने चाहिए। अब ये है कि ये कैसे मार्केट और ये सब किया जाता है स्टील को, इतनी हैवी चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील, जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं सेक्टर्स, उसमें जो है स्टील को हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर में ही उसका मार्केट चलता है, उसको मार्केट करते हैं। In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. इसीलिए उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। कोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है इंडिया में, वहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का। ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए वहीं पर ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज्यादातर डेवलप होती है। वो क्या है कि तो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर है, हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल वहां पे आसानी से मिल जाता है, चीप लेबर है, और वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट, होम मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। तो इसलिए वहां पर ये जो है इंडस्ट्री अच्छी तरीके से डेवलप होती है। अब इंडिया जो है वो आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। लेकिन हम जो है वो अपनी फुल पोटेंशियल का को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जितना आयरन और स्टील हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है, जितना हमें मिलता है, उतना हम फुल पोटेंशियल से उसका यूज नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि India is an important iron and steel producing country in the world, but we are not able to perform to our full potential largely. Why? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोयल, जो हमने पहले आपको उसमें भी बताया था कि कंजम्पशन क्यों कम होता है इंडिया में आयरन और स्टील का। और लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की लो प्रोडक्टिविटी है, लेबर ज्यादा चाहिए होती है, प्रोडक्शन कम होता है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यही चारों चीजें हैं जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से
अपनी पोटेंशियल को आयरन और स्टील की यूज नहीं कर पाती हैं। हमें इन ऑब्स्टेकल्स को दूर करना होगा इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से इस इंडस्ट्री में एक बूस्ट आया है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इस कंट्री में ये कंट्री बूस्ट हुई है और इसका डेवलपमेंट बढ़ा है। आज आपने इतनी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में इस चैप्टर में समझा है और मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली ये पॉइंट समझ में आ गए। तो इसलिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो आप इसे लाइक करिएगा, इसे अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।